जय हिंद साथियों। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के मॉक टेस्ट नंबर 13 में मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि मॉक टेस्ट के डिटेल की बात करूं तो इस मॉक टेस्ट में आपको कुल मिला के 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनमें से आपको हिंदी, साइंस और जीके के इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। और आपके लिए जो टारगेट हमारी तरफ से सेट किया गया है वो किया गया है 25 प्लस का। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही हमारा मॉक टेस्ट खत्म होगा उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पुरस, पुर, पुरा, पुरा। तो पुरोहित में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरा। क्वेश्चन नंबर 2, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम निम्नलिखित में से पर्याय है। बोलता है कि जो तपोवन है उसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विसर्ग संधि, क्योंकि यदि मैं तपोवन की बात करूं तो इसमें जो संधि जो यूज़ हो रही है वो हो रही है तप प्लस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग लगे हैं, तो कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निम्न में से सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अनीक, बी सैनिक, सी अरी, डी अतनु। जल्दी से इसका राइट आंसर टिक करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ए, अनेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जननी, बी माता, सी वीर प्रसू, डी वसुंधरा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, शायद अब तक आपने कर भी लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आई रिपीट वंस अगेन, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, बी कृष्णा, जी मीरचंदानी, इकबाल नारायण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बीजी खैर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है च्वर्ग का उच्चारण स्थान है। च्वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो च्वर्ग की बात करें, इसमें जो आते हैं वो आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो च्वर्ग का जो उच्चारण स्थान हो जाता है वो हो जाता है तालु, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 9th की तरफ, जो कि है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो 100% आपको शुद्ध वर्तनी का हिंदी में आता है और हर बार आया है आज तक। जल्दी से बताएंगे, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदारी। नेक्स्ट इज गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो गगनचुंबी में जो समास आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। और जिसने भी ये किया है उसका हो जाता है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, देशज। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है।
करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, सी, कर्म कारक। और यहाँ पे देखिए डी लिख दिया, लेकिन ये कौन सा है, सी है, कर्म कारक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए शिवेश, शैल, शंकर या शैव। तो शिव का जो विशेषण है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, शैव। क्वेश्चन नंबर 14, धनवान का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। धनवान का विलोम शब्द निम्न में से क्या है, किकर, कंचन, धनाढ़य या अकिंचन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना क्या कहलाता है। किसी व्यक्ति पर जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है और उसे पद से नीचे कर दिया जाता है, यानी कि जो उसकी पोस्ट थी उससे उसे नीचे कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पदावधि, प्रोन्नति, पदोन्नति या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोन्नति। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है तालू में जीभ न लगने का अर्थ है। तालू में जीभ न लगने का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना या स्वाद न मिलना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चुप न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इसका जो कार्य करवाया था जब वो राजगद्दी पर बैठा था 1210 से लेकर 1236 के बीच में। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका कुतुब मीनार है उसका जो कार्य है वो किसने शुरू करवाया था, तो कार्य इसका शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब शुरू किया था, 1193 में, 1193 में इसका कार्य शुरू किया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो सुल्तान जो बना वो इल्तुतमिश बना, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और इसी ने फिर जो है कुतुब मीनार का कार्य करवाया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन ए है, थोड़ा सा ऊपर आ गया है यहाँ पर, अनारकली का मकबरा, इत्माद उद दौला का मकबरा, रबिया उद दौरनी का मकबरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रबिया उद दौरनी का मकबरा, या इसे क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा। कौन सा मकबरा भाई, बीबी का मकबरा कहा जाता है। अब ये कौन थे, जो मुग़ल जो सम्राट औरंगजेब थे उनकी जो पत्नी है, उन्हीं के इस पे जो है ये मकबरा बनाया गया था। और इसे या तो आप रबिया उद दौरनी का मकबरा कह सकते हैं या आप कह सकते हैं बीबी का मकबरा। कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और भी पूछा जाता है कि गरीबों का ताजमहल किसे कहा जाता है। ताजमहल की हुबहू ये दिखता है, ठीक है, तो गरीबों का ताजमहल भी किसे कहा जाता है, भी बीबी के मकबरे को या रबिया उद दौरनी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है लाल किले की तस्वीर निम्न में से किस नोट पर छपी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे नोट रहते हैं उनके ऊपर गांधी जी की तस्वीर तो रहती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर एक और भी तस्वीर रहती है। तो बोल रहा है कि लाल किले की तस्वीर किसके ऊपर रहती है। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, 2000, 500, 200 या 100। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लाल किला जो छपा है वो छपा है 500 के ऊपर। यदि मैं बात करूं 2000 की, तो 2000 पर जो छपा है वो छपा है आपका मंगलयान का फ़ोटो। 200 रुपीज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर छपा है सांची का स्तूप। और बात करें 100 रुपये के नोट की, जो नया 100 रुपये का नोट है तो उस पर छपी है रानी की बाव, है ना, रानी की बाव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए सीताराम गोयल, स्वामी विवेकानंद, वी.आर. कृष्णा अय्यर, श्री अरविंदो। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री अरविंदो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार
विश्व के किस संविधान से लिया गया है? जब भारत का संविधान बना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अन्य संविधानों से अडॉप्ट की गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है संविधान का संरक्षण करना, वो कहाँ से लिया गया है? स्विट्ज़रलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से या इंग्लैंड के संवैधानिक संविधान से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, साम्यवादी है या स्वतंत्र है या मिश्रित है? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो है पूर्ण रूप से क्या है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अफगानिस्तान, लाओस, ईरान या म्यांमार? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से टिक करेंगे, 23 का ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, सूरतगढ़? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद हम कह सकते हैं, लगभग अक्टूबर के महीने में T20 विश्व कप शुरू होगा मेंस का। तो इसका जो मेजबानी जो करेगा, जो होस्ट करेगा, कौन करेगा? इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं 26 की तरफ जो कि है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यमुना, कावेरी, भदार या दामोदर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। और अगर मैं बात करूं दामोदर को, तो इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ें आती है। ठीक है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये नदी बहती है। बढ़ते हैं आगे 27 की तरफ जो कि है, दूध से क्रीम निकालने पर इसका, दूध से अगर हम मक्खन या क्रीम निकाल दें तो क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो कि है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? देखिए दोस्तों, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था, लेकिन उससे पहले भी एक वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि जो है गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है। तो ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने, वराही मिहिर ने, बुद्धगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। बढ़ते हैं 29 की तरफ जो कि है, वस्तुएं दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या है। ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु हम समांतर जो दर्पण है, दो दर्पण हैं उनके बीच में रख दें तो उनके जो इमेजेस बनेगी, कितनी इमेजेस बनेगी? 4, 1, 2 या अनंत? तो बोलता है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अनंत इमेजेस बनेगी, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। पर शर्त यह है कि जो है वस्तु कहाँ रखी जाए भाई? समतल दर्पणों के बीच में रखी जाए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? दही का खट्टापन किसके कारण है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अपने स्कोर के साथ साथ इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मॉक टेस्ट लाने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।